नमस्कार। आज हम भारत के बहुत बहुत पुराने अतीत में जा रहे हैं। हाँ, उस समय की बात जब इंसान पत्थर और फिर हम तांबे का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। बिल्कुल। हमारे पास एंशिएंट इंडियन स्टोन एंड कॉपर एजेस लेख के कुछ अंश हैं। उन्हीं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों साल पहले जीवन कैसा था, होमो सेपियंस कब आए और ये सफर पाषाण काल से ताम्र पाषाण युग तक कैसे चला। और ये जानना जरूरी है कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब लिखा कुछ नहीं जाता था। हाँ, इतिहास से भी पहले का समय। बिल्कुल। तो जो भी जानकारी है वो खुदाई से मिली चीजों पर आधारित है, जैसे पत्थर के औजार, गुफाएं, पुरानी बस्तियों के निशान। इनसे एक धुंधली सी तस्वीर बनती है उस जमाने की। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल से, मतलब पुराने पत्थर का युग। जी, ये शिकारी और खाना इकट्ठा करने वालों का दौर था। भारत में सीधे इंसानी अवशेष तो शायद नहीं मिले इस काल के ज्यादा, पर औजार वो खूब मिले हैं। हाँ, औजार बहुत मिले हैं। पत्थर के कुछ तो कहते हैं 2.5 लाख साल ईसा पूर्व जितने पुराने। 2.5 लाख साल, जैसे वो सोहन नदी घाटी है या फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका तो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ गुफाएं हैं, शैलाश्रय हैं। और चित्र भी तो है वहाँ। हाँ, चट्टानों पर चित्रकारी भी मिलती है। उस समय जीवन पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। आग का इस्तेमाल शायद नहीं जानते थे शुरू में। अच्छा। और औजारों में भी देखिए कैसे बदलाव आया। शुरू में वो भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ी, विदारणी जैसे औजार थे। हाँ, बड़े औजार। फिर थोड़े बेहतर हुए, पत्थर के पपड़ियों मतलब शल्कों से बने, और बाद में तो और पतले धार वाले ब्लेड जैसे औजार बनने लगे। तो ये तकनीक का विकास दिखाता है ना? बिल्कुल, ये सोच और तकनीक दोनों का विकास है। भीमबेटका जैसी जगहें शायद सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, कला और शायद कुछ मान्यताओं का भी केंद्र रही होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद आया मध्य पाषाण काल। जी, मेसोलिथिक एज। इसकी खास पहचान वो छोटे छोटे पत्थर के औजार हैं, माइक्रोलिथ। हाँ, माइक्रोलिथ, बहुत छोटे बारीक औजार। अब पत्थर भी दूसरे इस्तेमाल होने लगे थे। क्वार्ट्जाइट तो था ही, पर जेस्पर, एगिट जैसे पत्थर भी। और ये पूरे भारत में फैले हुए थे, है ना? राजस्थान से लेकर दक्षिण तक। हाँ, काफी विस्तृत क्षेत्र में प्रमाण मिले हैं। यूपी में सराय नाहर राय जैसी जगह से तो कंकाल भी मिले हैं उस समय के। अच्छा, और जीवन शैली में क्या बदलाव आया? लगता है कि शिकार तो अब भी कर रहे थे, पर शायद जानवरों को पालतू बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ रहा था। गाय, बैल, भेड़, घोड़े, भैंस, इनके शिकार के साथ साथ शायद इन्हें समझने की कोशिश भी। और वो केरल वाले प्रमाण का भी जिक्र आता है, करीब 70,000 साल पुराने। हाँ, वो भी एक दिलचस्प कड़ी है, जिनका डीएनए अफ्रीकी मानव से मिलता है। और पौधे बोने के शुरुआती सबूत भी शायद इसी दौर के आसपास के हैं, सांबर झील के पास। जी, करीब 7000 ईसा पूर्व। तो ये छोटे माइक्रोलिथ्स इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर ज्यादा अच्छे औजार जैसे तीर या भाले बनाए जा सकते थे। हाँ, ये तो है। और इसी काल के अंत में खेती और पशुपालन के पक्के सबूत मिलने लगते हैं, जैसे राजस्थान में बागौर और एमपी में आदमगढ़। वहाँ भेड़ बकरियों पालने के प्रमाण हैं। और कब्रें भी मिली हैं। हाँ, कब्रों से उनके अंतिम संस्कार के तरीकों का पता चलता है। कहीं कहीं तो इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। अच्छा। यानी इंसान और कुत्ते का साथ बहुत पुराना है। बहुत पुराना। ये सब बदलाव हमें अगले अहम पड़ाव पर ले जाते हैं, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नया पत्थर युग, लगभग 3500 ईसा पूर्व से। ये सिर्फ नाम का नया पत्थर नहीं था, ये तो एक तरह की क्रांति थी। बिल्कुल क्रांति। खेती और पशुपालन अब जीवन का मुख्य आधार बन गए। लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, बस्तियां बसने लगी, समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया। दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक का बेल्लारी क्षेत्र एक प्रमुख केंद्र था इसका। और इसी नींव पर आगे चलकर वो संस्कृतियां विकसित हुईं जिनमें धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। जी, ताम्र पाषाणिक काल, कैल्कोलिथिक एज। यानी पत्थर और तांबा दोनों साथ साथ। हाँ, तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने सीखा, करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास। इसके मुख्य केंद्र कहाँ थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। और ये लोग क्या उगाते थे, क्या पालते थे? गेहूं, चावल, दालें उगाते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट पालते थे। राजस्थान के आहार को तो तांबवली भी कहते हैं शायद। हाँ, क्योंकि वहां तांबे का काम बहुत होता था।
तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ मिली हैं। मतलब वो धातु पिघलाना और ढालना जानते थे। और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, वो तो काफी बाद तक चली है ना? जी, लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व तक। दाइमाबाद और इनाम गांव जैसी बस्तियां तो काफी बड़ी थीं। वहां एक तरह से शहरीकरण के शुरुआती लक्षण दिखते हैं। अच्छा, और क्या खास बातें थी ये संस्कृति की? बर्तन, कपड़े? चाक पर बने बहुत सुंदर काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इनाम गांव से सूत और रेशम के धागे मिले हैं। मतलब कताई बुनाई जानते थे, मन के बनाने का काम भी होता था। यानी अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग थे। जी, विशेषज्ञता आ रही थी। सुनार भी थे। धर्म के बारे में क्या पता चलता है? पूजा पाठ? देखिए, लिपि तो थी नहीं, पर मिट्टी की बैल की मूर्तियां मिली हैं। इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। तो शायद बैल और मातृ देवी की पूजा होती होगी। और शवों को घरों के अंदर ही दफनाते थे? हाँ, ये रिवाज था। पर दिशा अलग अलग थी। दक्षिण में सिर पूर्व की तरफ रखते थे, महाराष्ट्र में उत्तर की तरफ। दिलचस्प है। ये संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के साथ भी थीं और बाद में भी। कुछ पहले की थीं, कुछ समकालीन और कुछ बाद की भी। लेकिन धीरे धीरे करीब 1200 ईसा पूर्व आते आते ज्यादातर खत्म हो गईं। सिर्फ जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। तो ये था हमारा सफर, पत्थर के पहले औजार से लेकर धातु युग की शुरुआत और गांव बसने तक। हाँ, हमने देखा कैसे औजार बदले, कैसे जीवन जीने का तरीका बदला, शिकार से खेती तक। और कैसे भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग पहचान वाली संस्कृतियां पनपी। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार, हमारे पास ये जो टूटे फूटे औजार हैं, बर्तन हैं, कंकाल हैं, ये उस हजारों लाखों साल लंबे दौर की कहानी का कितना छोटा सा हिस्सा बयान करते हैं ना। हाँ, ये तो है। उन लोगों के रोज की जिंदगी, उनके रीति रिवाज, उनके आपसी रिश्ते, कितना कुछ है जो शायद हम कभी जान ही ना पाए। या हो सकता है भविष्य में कोई नई खोज हमें उस अतीत के और करीब ले जाए। सोचने वाली बात है।